एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 2024 चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इसके आंकड़े दिखाने का सिलसिला हमने कल शाम 5 बजे से शुरू किया है। कल 8 राज्यों का ओपिनियन पोल आपने देखा। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। तो 8 राज्यों का ओपिनियन पोल जो आपने कल देखा, इसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाएंगे। शाम 5 बजे से ओपिनियन पोल के आंकड़े एक बार फिर आपके सामने रखेंगे और धीरे धीरे कर 543 लोकसभा सीटों का पूरा हिसाब किताब ओपिनियन पोल के आंकड़ों का आपके सामने होगा। तो आइए अब जरा शुरू करते हैं। जिन 8 राज्यों के बारे में हमने कल आपको जानकारी दी थी, उनके बारे में आंकड़ा पहले आपके सामने रखते हैं। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें और एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल ये कहता है कि 2024 चुनाव में भी क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। मतलब क्लीन स्वीप की हैट्रिक है जो बीजेपी हिमाचल में लगा रही है। और कमोबेश यही तस्वीर दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से भी सामने आई है। उत्तराखंड जहां बीजेपी ने 2014 हो, 2019 हो, 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती थी, 2024 में भी वही क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक जो बीजेपी लगाने जा रही है। उत्तराखंड में भी 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नील बटे सन्नाटा। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं। देखिए, इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था तब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य था। उसके बाद वो अनुच्छेद 370 हटाने वाला फैसला और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने वाला फैसला, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के हिस्से में 5 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 5 लोकसभा सीटों में 2 जम्मू रीजन में हैं और 3 कश्मीर रीजन में हैं। तो वो 2 जम्मू रीजन वाली सीटें बीजेपी के खाते में, 3 कश्मीर रीजन वाली सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो कश्मीर रीजन की 3 लोकसभा सीटें, वहां पर बाकायदा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में भी बता देते हैं आपको। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है। 1 लोकसभा की सीट है। अभी बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं वहां पर जामयांग नामग्याल। और 2024 चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को रिटेन कर सकती है। यही एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल में बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक राज्य जिनका आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से ये उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां तो क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखा, लद्दाख में बीजेपी अपनी सीट रिटेन करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी जो कश्मीर रीजन वाली सीट है वहां पर वही पिछली बार की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू रीजन में पिछली बार की तरह बीजेपी अपनी अपनी सीटों को बचाकर रख पा रही है। ऐसे में ओपिनियन पोल पर अब पब्लिक ओपिनियन भी सामने आ रहा है। जयपुर से लोगों की जो राय सामने निकल कर आई है, जरा वो दिखाते चलते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 और इसी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल में अगर बात राजस्थान की जाए तो पिछली 2 बार की तरह इस बार भी, यानी कि साल 2014 और 2019 की तर्ज पर 2024 में भी 25 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। इस पर आम जनता क्या सोचती है? इस वक्त मेरे साथ जयपुर के ये मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो हर अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। फिलहाल इनमें से कुछ कारोबारी हैं, कुछ अपनी नौकरी पेशा भी हैं। तो हम इन्हीं लोगों की राय जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या एक बार फिर 25 सीटों की हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है 25 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में हम बीजेपी को दे रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? 25 की 25 सीट आएंगी, 100% आएंगी। 100%। कोई सीट ऐसी जो कांग्रेस को जाती दिखती हो? नहीं, कोई ऐसी सीट नहीं है। जी, आपका क्या सोच है? बीजेपी कंटिन्यू करेगी। कितनी सीटें बीजेपी को देंगे आप? 25। 25। Yes। जी, आप? 25 की 25 आएंगी। जी, आपका क्या? 25 की 25 सीटें बीजेपी को आएगी, हैट्रिक करेगी। आपको लगता है कांग्रेस को कोई? वैसे तो एबीपी का जो कंक्लूजन हमेशा से जो रहा है वो हमेशा से करेक्ट रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना है शायद कुछ सीटें, 1 या 2 सीटें या कुछ सीटें जा सकती हैं कांग्रेस। कौन सी सीटें आपको लगता है कांग्रेस को? शुरू की हैं या कुछ सीटें, मैं उनका तो नहीं अभी कहना चाहूंगा, लेकिन आ सकती हैं 1 या 2 सीटें। तो लगता है मोदी जी का पूरा असर नहीं होगा? इम्पैक्ट पूरा है, लेकिन कई बार यहाँ समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से सीटों में बदलाव आ जाता है। जी, आपको लगता है 25 सीटें आ सकती हैं, लेकिन पीक आ चुका है। एक पीक के बाद आदमी नीचे ही आता है फिर। आपका क्या कहना है? मतलब 20+। 20+, यानी 25 नहीं देते आप?
25 की 25 अवश्य आएंगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, 400 प्लस आएंगी। अपने अपने विचार हैं जी, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ 20 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी बीजेपी में। 5 सीटें कांग्रेस को 5 सीटें कांग्रेस और अदर पार्टी। जी, तो और ऐसी कोई सीट आप नाम बताना चाहेंगे? ऐसी सीट तो जयपुर की सीट है, जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, अलवर से कांग्रेस जीतेगी। 25 की 25 पे आने की पूरी उम्मीद है, हैट्रिक होगी और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। जी, आप बताएं साहब। पूरी 25 आएंगी जी, जरूर आएंगी, क्योंकि बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है और देश के लिए जो है ये अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए 25 आएंगी। जी, आप बताएं। 100% 25 पर आएगी। 25 आएंगे। 100%। तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस को एक आध सीट मिल सकती है, कुछ तो 5 तक कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से किसी ने अच्छे काम भी किए होंगे तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं? 100% आएगी 25। जी, आप बताएं। जय श्री राम। 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और मोदी जी की हैट्रिक कंफर्म है। और ऐसे में अब सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। 24 चुनाव की डगर, मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है अक्कू जी, यहाँ पर सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक ही फैक्टर और वो मोदी फैक्टर है। हाँ, मोदी फैक्टर है इसमें, तो अब तो दीवानों पे लिखा हुआ है, तो अब लेकिन उसमें मुझे लगता है ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग बना रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, चाहे कैसी भी थी। जब तक कोई बहुत बड़ा बालाकोट टाइप ना हो जाए कुछ, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही रामगोपाल है। सर, ये 2019 ही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी तक मैंने जिन राज्यों के आंकड़े बताए तो कमोबेश वो उसी रूप में नजर आए जिस तरीके से 2019 में थे। तो एक्स्ट्रा या एड ऑन क्या? क्योंकि यहाँ बीजेपी की तरफ से तो अपने लिए 370 का आंकड़ा रखा गया ना। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी सुना और आपके संवाददाता ने कई लोगों से बात की, मेरा ये कहना होता है कि चुनाव से पहले, हारने से पहले हारना क्यों जी। लेकिन आप ये देखिए कि लोग अगर थोड़े बहुत जो बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक नहीं हैं या कुछ भी विरोधी भी हैं, तो वो भी 20 सीट तक आ रहे हैं राजस्थान में। अब देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि परसेप्शन में ऐसा हो चुका है। मैं ये नहीं कहता क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ग्राफ है 14 से बेहतर 19, 19 से बेहतर 24, ऐसा लग रहा है। वो फिगर कहाँ जाके रुकती है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक जो परसेप्शन है उसका एक कारण है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर इतना कमजोर अपोजिशन कभी नहीं देखा, और जनता की वॉइस में भी डिसेंट वो नहीं है। रिबेलियन तो भूल जाइए आप, दो चीज होती है, एक होता है नाराजगी, एक होता है कि बिल्कुल विद्रोह। जी, विद्रोह रिबेलियन तो छोड़ दीजिए, डिसेंट भी अगर आप देखें तो जनता के बीच से बहुत ही नगण्य आ रहा है। ठीक है ना? ठीक। तो ये मैं कुर्बान अली साहब जी, राजस्थान की या देश की? नहीं, ओवरऑल जो अभी हमने राज्य दिखाए, जिसमें राजस्थान है, जिसमें हिमाचल है, जिसमें उत्तराखंड है। अभी आपका संवाददाता जयपुर से दिखा रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें एक एक सीट कांग्रेस जीती थी, वरना 100% ऑलमोस्ट बीजेपी थी। लेकिन ये मुझे 2004 वाली स्थिति लग रही है। उस वक्त फील्ड गुड और इंडिया शाइनिंग चल रहा था और देश में कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार ये नहीं कहने को तैयार था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी हार गई थी। और कांग्रेस पार्टी, तो आपका आकलन क्या है सर इस बार 24 चुनाव को लेकर? मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे और 250 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी अभी की जो स्थिति है। और उसमें ये है कि देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, जो चुनाव आयोग का हो रहा है, वो हर चीज़ का एक माहौल बनाया जा रहा है कि साहब, लेकिन उसके साथ साथ बीच में सत्ता परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो अगर ये बदहवासी नहीं है तो हरियाणा में एन मोमेंट पे चेंज क्यों किया लीडरशिप का? और दूसरे 36 पार्टियों का आपने मोर्चा बनाया हुआ है, उसमें से 22 पार्टियां ऐसी हैं जिसका एक एमपी है ना एक एमएलए है। तो उन 36 में से 22 पार्टियों को आपने किस लिए दिखाने के लिए किया? कि आप मैसेज देना चाहते हैं, आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, आप लाभार्थी कार्ड खेल रहे हैं, आप हर कार्ड खेलना चाहते हैं और इस इंतजार में लेकिन आपके हिसाब से इतने सारे कार्ड खेल भी रहे हैं और उसके बावजूद जीत हासिल नहीं होगी, नहीं हो पा 250 के नीचे ही रुक जाएगा मामला है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2024 में 2004 होने वाला है। मतलब उस समय जिस तरीके से इंडिया शाइनिंग वाला माहौल था और बीजेपी सरकार हार गई थी, इस बार भी सत्ता से बेदखल बीजेपी होने जा रही है। जम्मू के लोगों को लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल को लेकर जो राय सामने आ रही है वो सुन लेते हैं, फिर आप आ जाइएगा विजय सर। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर में जहां जम्मू की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता दिख रहा है, वहीं कश्मीर की सीटों पर कमल इस बार
शायद ना खिले। इस पर जम्मू की जनता की राय क्या है? हम इस समय जम्मू में हैं, जम्मू की जनता हमारे साथ है, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मिजाज रहने वाला है? कश्मीर के जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे खुश नहीं है। उससे इतना खुश है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में भी कमल खिले और वहाँ का जो अमन चैन नरेंद्र मोदी जी द्वारा बसाया गया है, वहाँ के पत्थरबाज जो ख़त्म हुए हैं, वहाँ के बंदूक जो लोगों ने छोड़ के कंप्यूटर हाथ में पकड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मुझे लगता है कि इस बार आप ये तो छोड़िए, इसका मार्जिन देख लीजिए, उधमपुर डोडा का और पुंछ का, और ख़ासकर ये जो राजौरी अनंतनाग सीट है जिस पे बड़ा फोकस हो रहा है, यहाँ पे कमल खिलना तय है। और बाकी बची 2 श्रीनगर की जो सीटें हैं वो आप एग्जिट पोल लगाइए, हम अपना काम कर रहे हैं और इस बार कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा। कमल खिलेगा। अश्विनी जी, आप भी मानते हैं कश्मीर में कमल खिलेगा? देखिए, ऐसा है, 10 सालों से विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए गए हैं, तो किस बात पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये जो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जो विधायक हैं, जहाँ सांसद हैं, वो देखने को कहीं तो क्या प्रधानमंत्री जी के नाम पर इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी कॉर्पोरेटर का भी इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी संसद का भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर इनको क्यों देते हैं? सीधा प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही कर देना। आम जनता से भी बात करते हैं। सर, आप क्या मानते हैं इस बार क्या रहने वाला है मूड जनता का जम्मू कश्मीर? इस बार 400 पार मोदी सरकार। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। आप सर इस बार क्या मानते हैं? आप युवा हैं। हम भी इस बार चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए। जी, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता है, बीजेपी के नेता है, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जनता भी साथ में है और ये कह रहे हैं कि इस बार जम्मू से तो ठीक है, कश्मीर में भी कमल खिलने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाजपेयी, एबीपी न्यूज़ जम्मू। तो देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोगों की राय सामने निकल कर आ रही है एबीपी न्यूज़ सी वोटर के ओपिनियन पोल पर, वो भी हम साथ के साथ आपको पॉलिटिकल शो में दिखा रहे हैं। विजय जी, लेकिन जिस बात का जिक्र कुर्बान सर कर रहे थे वो ये कि 24 की डगर क्या 2004 वाली होने वाली है? देखिए रोमाना जी, चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। पहली बात तो यह है कि जब नतीजे आएंगे तब जो अंतिम सत्य होगा वो होगा। लेकिन 2004 और 2024 में केवल ये फर्क है कि 2004 वाली बीजेपी 2024 की बीजेपी नहीं है, और 2004 में जो कांग्रेस थी वो भी 2024 की कांग्रेस नहीं है। इसलिए, और जो रामकृपाल जी ने बात की है कि वो डिसेंट भी अभी नज़र नहीं आ रहा है, एक विरोध होता है। जैसे मैंने पढ़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि जब तक नाराज़गी हो तब भी सरकारें नहीं बदलती। सरकार तब बदलती है कि जब आपको ये लगे कि जनता ने तय कर लिया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सरकार को बदलना ही है। नाराज़गी भी है ना, चल जाती, क्योंकि नाराज़गी तो होती है सरकारों में, और वो माहौल मुझे अभी महसूस नहीं हो रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि चुनावों के नतीजे जो है वो अंतिम सत्य होते हैं, लेकिन 2004 को 2024 से जोड़ना ही हिंदुस्तान की राजनीति को इग्नोर करना। आपने जो बात कही है, मुझे लगता है एक बार फिर से कुर्बान सर का रुख करती हूँ। कुर्बान सर, यहाँ एक पॉइंट जो विजय जी ने रखा कि ना 2024 में 2004 वाली बीजेपी है और ना 2024 में 2004 वाली कांग्रेस है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त हर चुनाव में एक ही स्थिति हो। मैंने 2004 का मिसाल इसलिए दी कि कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि अटल जी की सरकार नहीं आ रही है, और उस वक्त में अटल जी का ये स्टेटमेंट, और शायद उनका आखिरी स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, कि हम क्यों चुनाव हारे तो हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती है उसे भी पता नहीं है। तो कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ में 1 महीने पहले मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि साहब इस बार तो ये ले गए, यानी इतना परसेप्शन बना दिया गया था, उसके बावजूद उनकी हार हो गई। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर रामकृपाल सर और रखू जी को जोड़ना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2004 की बात कर रहे हैं जी, 2004 में कांग्रेस को 144 सीट मिली थी, और इस बार कुर्बान जी ही बता दें कि क्या कांग्रेस 3 फिगर में जा रही है, नहीं जा रही। और इसलिए कांग्रेस सरकार बनाई, कारण यह था कि करीब करीब 40-45 लोकसभा सीटों की एक गठरी वामपंथ के पास होती थी, जो उन्होंने कांग्रेस को दी। नवाज वामपंथ है, और
आंध्र और तेलंगाना बहुत बड़ी मदद करते थे कांग्रेस की जी। आज न वो आंध्र है न तेलंगाना है। उस तरह से नहीं आप है। जरा दक्षिण भारत लेकर चलते हैं दर्शकों को। तमिलनाडु, उसके आंकड़े भी मुझे लगता है यहाँ पर दिखाना दिलचस्प है। तमिलनाडु जहाँ कुल 39 सीट हैं और एक पुडुचेरी वाली सीट मिला लीजिए तो 40 का आंकड़ा बैठता है। तो यहाँ इन 39 सीटों का ओपिनियन पोल में आंकड़ा ये सामने निकल कर आ रहा है कि बीजेपी गठबंधन खाता भी नहीं खोल पाएगा, AIADMK भी 0 पर, और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है 39 की 39 सीटें उसी के खाते में जाती हुई DMK प्लस DMK के साथ कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन, और सारी 39 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु में जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल में क्या होगा ये भी ओपिनियन पोल के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि केरल में लोकसभा की 20 सीटें और ऐसे में जो कांग्रेस गठबंधन है वो 20 की 20 सीटें इस बार केरल में अपनी झोली में ला रहा है। मतलब लेफ्ट पार्टी 2019 की अगर बात की जाए तो फिर लेफ्ट गठबंधन को 1 सीट मिली थी और 20 में से 19 सीटें जो है वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में आई थी, लेकिन इस बार उसको और बेहतर करता हुआ सारी की सारी केरल की लोकसभा सीटें कांग्रेस के गठबंधन में आती हुई। और आप जानते हैं ना, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आमने सामने चुनावी लड़ाई में हैं। इस बीच केरल के कोच्चि से पब्लिक ओपिनियन क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, हम इस समय कोच्चि के टीडी रोड में खड़े हैं और टीडी मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ पर टीडी मंदिर है और कुछ लोग यहाँ पर जो वोटर हैं यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कोच्चि के भी लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं। आप बताइए कि जो स्थिति है यहाँ पे, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? आप वोटर हैं? हाँ, मैं यहाँ का एर्नाकुलम का वोटर हूँ। किसके किसके बीच में टक्कर होगी इस बार? इधर LDF और UDF सिर्फ है और कोई है ही नहीं है। मतलब बीजेपी है, मतलब इट्स नो नॉमिनेशन, नथिंग इज देयर। ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही, मेहनत का इधर नहीं है समझो। और RSS की भी बात आप लोग सुनते हैं कि RSS काफ़ी दिनों से यहाँ पर अपना ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है, मगर वो फल नहीं मिल रहा। अभी मिलेगा शायद थोड़ा आगे जाके। क्या लग रहा है किसके बीच में इस बार टक्कर होगी लोकसभा चुनाव में? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? और आप यहीं की रहने वाली हैं, मलयाली हैं आप? हाँ, मलयाली है। अच्छा। हाँ, GSB है। तो 20 सीट में कितनी सीट आ सकती है यहाँ पे? वो 15 भी आएगी। 15 में आ सकती है। आप और लोगों से आपने बात किया है, आपको लगता है कि 15 आ जाएगी? हाँ, आएगी। बीजेपी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत कोशिश उसकी कामयाब हो रही है। वोट बढ़ जाएगा, वो 10 to 15 सीट के आसपास आएगा। आपको क्या लगता है? तो ये कोच्चि के लोगों की राय आप सुन रहे थे। केरला ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बीजेपी क्या लेफ्ट गठबंधन भी कोई सीट नहीं हासिल कर पा रहा है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों की जमीन की जो राय थी वो भी हमने आपको सुनाई है। और इस बीच आगे बढ़ते हुए याद दिला दें, ABP न्यूज के ओपिनियन पोल पर लगातार अलग अलग दलों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दें, शाम 5 बजे से जरूर देखिएगा ABP न्यूज पर ओपिनियन पोल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय कपूर कांग्रेस के बिहार के सह प्रभारी भी थे। अजय कपूर 3 बार के विधायक रहे हैं, कानपुर से आते हैं अजय कपूर। और लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि उत्तर प्रदेश में वैसे ही अगर पुराने चेहरों की बात की जाए, पार्टी के बड़े नेताओं की बात की जाए तो उनके नाम शायद आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। उन्हीं में से एक अजय कपूर का नाम, जो कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, 3 बार के विधायक, लेकिन अब पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन अजय कपूर ने थाम लिया है। तो कांग्रेस के रणनीतिकार और ये भी गए बीजेपी के द्वार। आमतौर पर क्या होता है कि नेता जब पार्टी छोड़ते हैं तो फिर अपनी उपेक्षा के आरोप लगाते हैं। यहां खबर यह थी कि अजय कपूर को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में भी उतारने की रणनीति बना रही थी और वैसे भी पार्टी में पद मिला हुआ था अजय कपूर को। सह प्रभारी भी बिहार के थे अजय कपूर, लेकिन बावजूद इसके अजय कपूर का कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना, तो इससे कहीं ना कहीं संकेत ये मिलता है, संदेश ये जाता है कि शायद कांग्रेस के अपने नेता भी उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस का कोई भविष्य हाल फिलहाल में देख नहीं पा रहे, इसीलिए पाला बदल रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। धुले में इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे राहुल। सुनते हैं। 18% अदानी देगा। आपकी आमदनी कितनी है?
40,000 रुपए, 50,000 रुपए, उसकी कितनी है? करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा, ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको। आ जाओ यहां। अब इन्होंने आ जाओ जो ऊपर खड़े। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं हिंदुस्तान की सरकार। पूरा नाम क्या आपका? यहां बैठ गए। पूरा नाम क्या आपका? संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़ा होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे भैया, वो उधर देखो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी महाराष्ट्र के धुले में और इस समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और सीधे निशाने पर मोदी सरकार को ले रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से एक नया दांव, महिलाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है। तो देश की आधी आबादी को चुनाव से पहले लुभाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दांव चला गया है। 5 गारंटी का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर 24 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर देश की महिलाओं के लिए क्या करेगी। नारी न्याय गारंटी की ये घोषणा है जो कांग्रेस पार्टी ने की है और इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देने का वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और ज़रूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। तो 5 गारंटी है, नारी न्याय गारंटी, जिसका ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने से लेकर 50% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, मतलब कुल मिलाकर आधी आबादी
और आधी आबादी, हर वर्ग, हर क्षेत्र से आने वाली, उसके लिए कुछ ना कुछ वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती का ऐलान किया। आज महिलाओं के लिए किया कि गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया देंगे और सरकारी नौकरियों में आधी आबादी को आधा रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन देखिए, ये तो पार्टी वादे कर रही है, लेकिन पार्टी को लग रहे हैं झटके। और मेरे साथ अजय कपूर जी हैं, यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी, अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय जी, सब लोग जानना चाह रहे हैं कि किस वजह से आपने ये बदलाव किया। आप भी अभी कह रहे हैं कि इस देश में आज पूरा देश, इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश में एक नेता को, युग पुरुष आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस देश में अगर पैदा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं है कि वो मोदी जी का परिवार है। सवाल है क्यों राहुल की गारंटी पर अब आपको भरोसा नहीं रहा और अब आप मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं? मैं किसी की गारंटी पर भरोसा नहीं, मैं उसकी गारंटी मानता हूं जो ज़मीन पे काम हो रहा है। आज जो देश में हर व्यक्ति को सहूलियत मिल रही है, योजनाएं मिल रही हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं। आपकी पार्टी ने नौकरियों का वादा किया है महिलाओं, अब आपकी पार्टी नहीं, माफ़ करिए, आपकी पूर्व पार्टी ने नौकरियों का वादा किया, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। क्या लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े वादे हैं, इससे क्या आपको असर नहीं दिख रहा है कि आपका भी विश्वास डोल गया? 4 से लेकर 14 तक वो रहे हैं तो क्यों नहीं वादे पूरे किए हैं? तो वादे पूरे कर देने चाहिए। बीजेपी में कपूर को आप सुन रहे थे, अभी अभी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तारीफ में एक के बाद एक बातें कही जा रही है, मतलब कसीदे पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो दाव खेला गया है वो नारी न्याय गारंटी के तहत, जिसके जरिए कहीं ना कहीं आधी आबादी और हर वर्ग, हर क्षेत्र की आधी आबादी को लुभाने का ये दाव बड़ा नजर आ रहा है। कुछ कोशिश की जा रही। दिक्कत कांग्रेस के साथ क्या है कि इतनी बड़ी घोषणा एक ऐसे, मतलब सिर्फ कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई आज अगर चेहरा कांग्रेस में है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को बात क्या कर रहे हैं, समुद्र से मोदी को दिखा रहे हैं, इससे जो कॉन्क्रीट बात है वो करनी चाहिए। वैसे मतलब आप जो कह रहे हैं रामकृपाल सर, अगर राहुल गांधी आकर नारी न्याय गारंटी ये ऐलान करते वो ज्यादा इफेक्टिव होता। खड़गे जी ने किया, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। निश्चित रूप से होता, और थोड़ा सा इसको क्वांटिफाई भी करना चाहिए। हाँ। देखिए, ये तो ऐसा हुआ ना, एक जनरल आपने बात कर दी ना, जैसे गरीब महिला कैसी है, क्या कैटेगरी होगी गरीब महिला की, अगर थोड़ा सा ये तो बात की बातें होती हैं, जब शुरू में चुनावी वादा होता है तो इसी रूप में किया जाता है वादा। मेरा ये कहना है कि जैसे जो भी सारी चीजें हुई हैं, जैसे 1 लाख रुपया देंगे जी, मतलब हो गया कि 9,000 10,000 रुपए महीने। हाँ। बात वही हुई जैसे केजरीवाल 1,000 रुपए महीने दे रहे हैं। तो मेरा जैसा आपको कह रहे थे कि इसको ढंग से, और जो हेड है जैसे राहुल जी अभी वहां भाषण दे रहे हैं, 2-4 दुविधा मुझे लगता है कांग्रेस की कभी खत्म नहीं होगी। मतलब राहुल गांधी अध्यक्ष है नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आकर ये ऐलान कर दिया है तो फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? और अगर राहुल गांधी आकर ऐलान कर देते तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो क्या कठपुतली अध्यक्ष है, दिखावे के अध्यक्ष हैं? आ रही हूँ सर, आइए कुर्बान अली साहब जी। देखिए रोमाना, मेरे पास कांग्रेस पार्टी का कोई ब्रीफ नहीं है, लेकिन रामकृपाल जी ने अभी सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में आ सकती है, तो मैं अभी आपका सर्वे भी साउथ को दिखा रहा है। 130 सीटें हैं नर्मदा के नीचे, उसमें 28 सीटें हैं, जिसमें से 24 कर्नाटक में और 4 तेलंगाना में। क्या वो वापस बीजेपी ले आएगी और उसमें कहाँ इजाफा हो रहा है? तो मैं नहीं जानता कि कांग्रेस जीतती है या नहीं जीतेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल है। ठीक है, आप अपनी वही बात दोहरा रहे हैं। विजय सर जल्दी से, ये जो कांग्रेस की तरफ से महिलाओं बड़ी योजना है, जिस तरह से बात की गई है 1 लाख रुपए सालाना देने का महिलाओं को, ये तो बड़ी योजना अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं की है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसको ठीक से कम्युनिकेट कर पाएगी? और दूसरा क्रेडेंशियल्स की भी बात है, जैसे आपको ध्यान हो पिछली बार 72,000 रुपए किसानों को देने की बात की गई थी, तो वो कम्युनिकेट हो रही है। आज यदि वोटर्स में ये बात चली जाए महिलाओं में कि 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी 10,000 रुपए 9,000 रुपए महीने मिलेगा, तो वो तो एक पूरा का पूरा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन क्या वो कम्युनिकेट कर पा रही है कांग्रेस? या आगे मान लीजिए आज अनाउंस किया, मैं इसमें नहीं जा रहा कि राहुल गांधी करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस खुद
इसको लोगों तक, महिला वोटर तक पहुंचा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, बात। जिनके लिए और फिर ये आपके वादा या credentials दावा लेकर कांग्रेस आ रही है, क्या उन उनको भी तक ये बात- अपनी बात पहुंचा पाएगी कांग्रेस पार्टी या नहीं? क्योंकि जब तक आप बात पहुंचा नहीं पाएंगे तब तक आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपकी बात से प्रभावित होकर आपको वोट दे? यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव रख चुकी है, उस पर चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, सुनते हैं। आपने फिर यहाँ जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में इस सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देख रेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी, वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है, पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। पॉलिटिकल शो में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। अभिनेता, भोजपुरी फिल्मों का जाना माना नाम पवन सिंह को आप जानते हैं।
बीजेपी की पहली लिस्ट में आसनसोल से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, जहां से उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था और अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दे रहे हैं पवन सिंह। जनता को किया वादा पूरा करूंगा, ये कह रहे हैं पवन सिंह, और अपने पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, ये कह रहे हैं पवन सिंह। अब ये पवन सिंह का सोशल मीडिया पर किया गया आज का पोस्ट और खबर आप जानते हैं, ये कही जा रही है कि शाम तक बीजेपी की 100 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने वाली है। तो क्या उसमें पवन सिंह के नाम की उम्मीद की जाए? क्या पार्टी से किसी तरीके का आश्वासन मिलने के बाद ही पवन सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की गई है? इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।